आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया। प्रॉपर्टी से जुड़ी हर दिक्कत का हल घर खरीदने के दौरान और कभी कभी बाद में ऐसी कानूनी उलझनें सामने आती हैं कि समझ में नहीं आता कि उनका हल क्या है। आपकी उन परेशानियों को दूर करने हमारे साथ है विनय सिंह एंड एसोसिएट्स के फाउंडर और ओनर विनय सिंह। विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है, मैंने एक प्रॉपर्टी बुक की थी विद सम बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपीस के, और अनफॉर्चुनेटली मुझे वो कैंसिल करना पड़ा किसी रीजन से। अभी जब रिफंड की बात हो रही है तो जो बिल्डर है वो मुझे जो रिफंड कर रहे हैं, रिफंड अमाउंट सर्विस टैक्स काट करके कर रहे हैं जी। जबकि कुछ जगह हमने पढ़ी थी वेबसाइट पे कि ये सर्विस टैक्स वो रिफंड कर सकते हैं जी। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या एडवाइस करेंगे, मैं कैसे अप्रोच करूं उनको? जी बिल्कुल, तो विनय आप बताइए, सर्विस टैक्स का मसला जो जिसे जूझ रहे हैं उस पे इनके लिए क्या कानूनी ऑप्शन है? क्या कानूनी हिसाब से क्या बिल्डर सर्विस टैक्स रख सकता है या वो इसको वापस करना पड़ेगा इनको? राजेश जी, ऐसा है कि बिल्डर ने सर्विस टैक्स भर तो दिया है, लेकिन जो सर्विस वो आपको देने वाला था वो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो चुका है। तो ऐसे में रूल 6(3) जो है सर्विस टैक्स रूल्स का, उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर कोई कारण से ये सर्विस रेंडर नहीं होने वाली है या कैंसिल हो जाती है तो जो भी सर्विस टैक्स आपने भरा होगा उस चीज़ का बिल्डर क्रेडिट ले सकता है। तो उसकी जो भी करंट लायबिलिटी होगी उसमें से वो जो उन्होंने भरा हुआ है आपके एडवांस के तौर पे, वो सर्विस टैक्स एलिमेंट वो कम करके गवर्नमेंट को पे कर सकता है। तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात है। आप बिल्डर से बात करके उन्हें रूल 6(3) पॉइंट आउट कर दीजिए और मैं समझता हूँ आपको आपका सर्विस टैक्स वापस मिल जाएगा। तो विनय जी, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यदि हम मकान बुक कराते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए हम पैसा देते हैं, अगर बाद में वो ट्रांजैक्शन रिवर्स होती है और वो कैंसिल हो जाती है जिसमें हमें रिफंड आता है बिल्डर की तरफ से, तो सिर्फ घर ही नहीं, जो हमने दूसरी सर्विसेज के लिए पैसे दिए थे जो नहीं मटेरियलाइज हो पाई, क्या उन सबका एक रिफंड हमें मिलेगा? जैसे हम सर्विस टैक्स की बात करें, क्या वो सारा का सारा कानून में उसके लिए संशोधन है कि हमें वो सारा पैसा वापस मिल जाए? बिल्कुल, क्योंकि रूल 6(3) जो है वो एक जनरल रूल है कि आप कोई भी सर्विस रेंडर करने वाले थे, अगर वो सर्विस कैंसिल हो गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया है, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो उस चीज़ का क्रेडिट ले सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो घर के लिए है या कोई और चीज़ के लिए स्पेसिफिक है, ये एक जनरल प्रोविजन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं अभय त्रिपाठी जी, इस समय फोन लाइन पर हैं। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? ओके, हाय, थैंक यू सर। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने बेंगलोर में कॉन्फिडेंस बिल्डर से एक 3 BHK खरीदा था और उसमें प्रोविजन था एग्रीमेंट में कि अगर नेट पेमेंट होगा तो 18% बिल्डर चार्ज कर सकता है। तो विद सम रीजन कुछ लेट हो गया था, तो बट हम लोगों की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने एक मेल किया था बाद में कि ठीक है आपका इंटरेस्ट माफ कर दिया गया है। बट रजिस्ट्रेशन हो गया है मेरी प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, अगर फिर से इंटरेस्ट मांग रहा है तो क्या ये वैलिड है, क्या ये लीगल? तो विनय, मेरे ख्याल से ये समस्या, काफी लोग इस समस्या से जूझते हैं। लोन में जब देरी हो जाती है, अप्रूवल में देरी हो जाती है, तो इसमें इनके पास क्या ऑप्शन है? अभय जी, क्या कर सकते हैं इस समय? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तो एक बार जरा कॉन्ट्रैक्ट को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुई है कि एक प्रोविजन थी कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, लेकिन आगे चल करके ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दी है सेलर ने, तो मैं समझता हूँ एक तरीके से ये समझा भी जा सकता है कि वो जो उसका अगर राइट था भी इंटरेस्ट का, तो वो उसने वेव कर दिया है। नहीं तो उस टाइम पे उसे वो जो इंटरेस्ट है उसका डिमांड करना चाहिए था। तो अब अगर वो आके आर्ग्यू करता है कि नहीं जी आपको देना है, तो शायद इन रिटर्न आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपने जब एग्रीमेंट साइन करके एग्जीक्यूट कर दी तो ये राइट आप वेव कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ आपका केस अच्छा है, ये कॉन्टेस्ट करने लायक है। मेरे हिसाब से काफी मुश्किलें तो उसी स्टेज पे अपने आप हल हो जाती हैं अगर आप अपने एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें। विनय, हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि कितना अहम है, कितना जरूरी है एग्रीमेंट ढंग से पढ़ना साइन करने से पहले। एब्सोल्युटली, एग्रीमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये आपको सोचना चाहिए कि जो क्लॉजेस लिखे हैं, एक एक क्लॉज पढ़ के आपको ये ध्यान देना है कि आर यू एग्रीएबल, आप एग्री करते हैं इस चीज़ पे कि नहीं करते हैं, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो भी आपको समझने चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी वकील को कंसल्ट कर सकते हैं जो आपको गाइड करेगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, और फिर ही आपको सही करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं और फिर ये इस किस्म की दिक्कतें आती हैं। तो चलिए ध्यान रखिए, अग्रीमेंट को साइन करने से पहले बहुत सावधानी बरतिए और बहुत सोच समझ के उसको साइन कीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल एक ईमेल के रूप में हमें पंचम बहारी जी ने लिखा है पनवेल नवी मुंबई से। उन्होंने जिस बिल्डर से फ्लैट लिया था उसे 95% का भुगतान वो कर चुके हैं और मकान इसी साल जून जुलाई तक मिलना था। अब पता चला है उनको कि बिल्डरों ने बैंक को लोन का भुगतान ही नहीं किया है और बैंक उस पर कब्जा करने वाला है और आगे नीलामी भी करेगा। बिल्डरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है इनका, बस इतना पता चला है इनको कि बिल्डर भी नीलामी में हिस्सा लेंगे। यह बात भी सुनाई गई कि कंपनी के अध्यक्ष इस समय हटा दिए गए हैं। अब इसमें वो एक असमंजस में पड़ गए कि वो क्या करें। वो ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए उनके पास लीगल ऑप्शन क्या है, अगर नया बिल्डर प्लान बदलता है तो उससे उन पर क्या असर पड़ेगा, अगर 1 साल से ज्यादा की देरी हो जाए तो क्या ब्याज मिलेगा। तो बहुत ज्यादा परेशान है। विनय, आप बताइए इनकी समस्या का हल क्या है? देखिए, एक सवाल यह है कि अगर नीलामी होती है और कोई नया डेवलपर आता है तो मैं समझता हूं कि वो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही चाहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट करना नहीं चाहेगा। हो सकता है आपका जो एग्जिस्टिंग बिल्डर है वही उस नीलामी में शामिल भी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ समझदारी वाली बात ये होगी कि आप नीलामी तक रुकिए और देखिए नीलामी में क्या होता है, किस किस्म का डेवलपर आता है, और फिर आप अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए। क्योंकि उसमें इस चीज़ में कुछ भी एक्शन लेनी है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई जल्दबाजी करनी चाहिए और शायद ज़्यादा परेशानी की भी कोई बात नहीं है। आप ज़रा नीलामी तक रुक करके देख सकते हैं कि क्या होता है आगे और फिर ये डिसीजन लीजिए। जहाँ तक बात रही कि अगर वो प्लान चेंज करता है तो जहाँ जो बिल्डर ने आपको एमिनिटीज़ वगैरह प्रॉमिस किए हैं, जो भी नीलामी में खरीदता है उसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो वो इस तरीके से कोई प्लान नहीं चेंज कर पाएगा जहाँ के जो एमिनिटीज़ आपको प्रॉमिस किए गए थे वो आपको ना मिले। ऐसा कुछ अगर नया डेवलपर करना चाहता है तो आप कंज्यूमर फोरम में उसे लेकर जा सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। तो मैं फिर भी समझता हूँ कि थोड़ा आप रुक करके देखिए, नीलामी के बाद ये डिसीजन लीजिए कि क्या होने वाला है। अभी एक बहुत अहम समस्या उभर के आई है पिछले 2 सालों में और आर्थिक मंदी के चलते ये समस्या बहुत ज्यादा उभर के आई और हमने शायद मुंबई में भी इसका एक उदाहरण देखा है। एक बहुत बड़ा बिल्डर था और ऐसे बहुत जगह भी केसेस हो चुके हैं कि जहां पर एक बिल्डर की जमीन जो थी वो एक लेंडर या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास मॉर्गेज थी, लेकिन उसने उस जमीन पर प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट आगे लोगों को बेच दिया। लेकिन जब डेट रिपेमेंट की बारी आई तो वो नहीं दे पाए, जिससे लेंडर ने उस जमीन पे और उस कंस्ट्रक्टेड जमीन पे कब्जा कर लिया। तो इस केस में फर्स्ट राइट किसका बनता है? क्या लेंडर ही आके सारी जमीन पे कब्जा कर लेगा या जिन लोगों ने मकान लिए हुए हैं उनके भी कोई राइट्स होते हैं? नहीं, उनके जो राइट्स हैं वो ज़्यादातर अनडिस्टर्ब रहेंगे। आप एग्जिस्टिंग डेवलपर हो या फाइनली अगर ऑक्शन होती है प्रॉपर्टी तो ऑक्शन में नीलामी में कोई दूसरा डेवलपर है, जो आपके राइट्स हैं एज फ्लैट बायर वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है, आपकी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होनी चाहिए। अब जैसे हम काफ़ी टाइम देखते हैं कि लोग प्री लॉन्च में खरीद लेते हैं जिधर कोई पेपर वर्क है ही नहीं है कि आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दी गई है या एक रिसीट दी गई है सिर्फ और आपने पैसे भर दिए। तो ऐसी सिचुएशंस में जो नया डेवलपर आएगा वो क्या स्टांस लेगा और आपके साथ कैसे डील करेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लेकिन अगर आपके पास एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो आप परफेक्टली सेफ है। इसीलिए हमने इस शो पर भी कई बार कहा है कि आप प्री लॉन्च में कोई भी फ्लैट बुकिंग ना करें। आप पहले चेक करें कि प्लान्स अप्रूव्ड हैं और जब भी आप कोई फ्लैट बुक करते हैं आप इंसिस्ट करें कि एग्रीमेंट साइन और रजिस्टर होनी चाहिए। और महाराष्ट्र स्टेट का तो ये कानून भी है कि डेवलपर आपसे 1 रुपया नहीं ले सकता जब तक वो एग्रीमेंट आपके साथ एग्जीक्यूट करके रजिस्टर नहीं करता है। तो उसे भी कानून का पालन करना चाहिए और मैं समझता हूँ आपको भी, आपकी सेफ्टी के लिए। जी बिल्कुल, और शायद ऐसी ही समस्या हमारे अगले कॉलर की भी है। विशाल ने हमें एक ईमेल भेजा है, पुणे से लिखते हैं कि उन्होंने पुणे में एक फ्लैट लिया था पर यह प्रोजेक्ट नगर निगम के प्लान में नहीं है। बिल्डर ने एक चिट्ठी में सूचना दी कि सरकारी मंजूरी मिली तभी वो अगले 1 साल में संशोधित प्लान देगा। जब से उससे संशोधित प्लान मांगा गया है तब से वो चिट्ठी का हवाला देकर यही कह रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए LIC ने लोन दिया है तो कुछ गड़बड़ नहीं है, बताइए कि प्लान कैसे मिलेगा। विनय जी आप बताइए क्या समाधान है इनके लिए? पहली बात तो ये है कि अगर कोई LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी संस्था ने अगर लोन ये उसको प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है तो अपनी ड्यू डिलिजेंस उन्होंने की होगी। तो मैं समझता हूँ शायद प्लान्स होने चाहिए इन प्लेस। फिर भी अगर आपको बिल्डर प्लान्स नहीं देता है तो आप प्लान सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास RTI में एप्लीकेशन कर सकते हैं और प्लान की कॉपी उनको 30 डेज में मैक्सिमम आपको देनी ही होगी। तो आप बिल्डर को चेस करना बंद कीजिए। आप प्लानिंग जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पंचायत है, जो भी है, आप उनके पास जाकर के उनसे आप RTI के अंडर जाइए और एप्लीकेशन कीजिए, आपको प्लान मिल जाएगा और फिर आप वो प्लान को स्टडी करके आगे कदम उठा सकते हैं।
तो विनय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने सारे अहम सवालों के जवाब दिए, इतनी शंकाओं को आपने हल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।